एक साथ करे और 2-3 राज्य 4 राज्य नए बन गए, इसके चुनाव आगे पीछे हो गए, तो वो एक साथ करने के लिए असेंबलियां डिसॉल्व कर दी कांग्रेस ने। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लोकतंत्र के विरोधी है। 7 राज्यों के असेंबलियां डिसॉल्व कर 1 नेशन 1 इलेक्शन कराया था और आज वही विरोध कर रहे हैं। जनता वो मानते हैं ऐसे नहीं सोचती है, जनता के अपने के सोचने के तरीके। कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि मैंने कह दिया तो बस जनता मान गई, और फिर परिणाम आते हैं तो कहते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हो गया। एक्चुअल में भैया आप जो बोलते हो वो जनता मानती नहीं है। अभी तो कह रहे हैं महाराष्ट्र का इलेक्शन भी जो है उसको भी चोरी कर लिया आप लोगों ने। अगर हम जीत जाते तो क्या, वो जीत जाते तो क्या कहते? हम तो वो है 10 साल, हमारे 10 साल में इनकी तेलंगाना सरकार बनी, चेन्नई में सरकार बनी, बंगाल में बनी, हिमाचल में बनी, वो कैसे बनी फिर? तो कांग्रेस की बात हो रही है तो एक सवाल यहां पे आपसे पूछना चाहूंगा। ये एआईसीसी का सेशन चल रहा है, उसमें जो खबरें हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो वहां से निकल के आ रही है, तो उसमें लीडर्स का मानना है 2 तरीके के थॉट्स हैं। एक तो ये है कि मोदी को गाली दो, मोदी के खिलाफ भाषण देते रहो, मोदी के पीछे पड़े रहो, और दूसरा कुछ नेता ये मानते हैं कि आप अपनी ऑल्टरनेट सोच, अपना विजन भी सामने लोगों के रखें। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर राहुल? देखिए, इसका मतलब है कुछ तो समझ वाले लोग अभी भी वहां बचे हैं क्योंकि इतने सालों का अनुभव है, 2001 से लेकर 2025 तक का, जितनी बार मोदी जी को गाली दी, इनकी माता जी ने भी दे दी, इन्होंने भी दे दी, जितनी बार गाली दी मोदी जी और मजबूत होकर बाहर आए हैं। उनको मालूम नहीं हमारे दल का चुनाव चिन्ह कमल है, जो कीचड़ में ही खिलता है, ज्यादा खिलता है। तो हम तो गालियों के कीचड़ में ही खिलकर बाहर आते हैं, वो उनको मालूम नहीं। अमित जी, आपको काफी दिनों बाद इस बार इंटरव्यू कर रहा हूं। 2024 के चुनाव के समय आपसे बात हुई थी, एक सवाल उस पर भी। 2024 में आप लोगों को उम्मीद थी, नारा था अब की बार 400 पार, सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 240। कहां गड़बड़ हो गई, कहां रणनीति में कमी रह गई? देखिए राहुल जी, हम भी मानते हैं कि हमारी सीटें कम हुई, वो तो आंकड़ा है जी। मगर ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो ये कह रहे थे ये आए, ये कह रहे थे ये आए, मुझे बताओ, कोई खिलाड़ी मैच खेलने जाएगा, सामने टीम कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, वो क्या कहेगा? नहीं हम आज हार जाएंगे, ऐसा कहेगा क्या? अरे भाई हमारा 300 था तो हमने 400 कहा, इसमें क्या बुराई की है भाई? हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं, 2024 की उसके बाद आपने 3 शानदार विजय भी वो की हैं, दर्ज की हैं। आप हरियाणा में जीते बहुत अच्छी तरीके से। महाराष्ट्र में तो मुझको फडणवीस जी ने कहा कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी, और उससे कहीं ज्यादा सीटें आई। तो दिल्ली में आपने जो है केजरीवाल जी की सरकार को परास्त किया। तो ये कैसे हुआ? ये आप लोग बाउंस बैक कैसे करें? देखिए, जनता ने चुनाव में कुछ झूठा प्रचार किया गया, कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई, इसका कुछ तो असर हुआ, कुछ वोट कम मिले। जब परिणाम आया तो सबके मन में एक प्रकार की रंजिश थी कि हमने मोदी जी के साथ ये ठीक नहीं किया, और इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी बढ़ा है और बड़े जोर के साथ मोदी के काम पर थप्पा लगाने का काम ये 3 राज्यों में। थोड़ा सा आप हिंदी के पक्ष में बहुत बातें करते हैं, तो थोड़ा एक लैंग्वेज मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। ये भी साउथ से जुड़ा हुआ है। पहले मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं गुजराती हूं। मैं हिंदी के पक्ष में बात करता हूं, ये विपक्ष का प्रचार है। मैं भारतीय भाषाओं की बात जरूर करता हूं और मैं मानता हूं कि इस देश को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने इतिहास के साथ जुड़ना है तो देश की हर एक भाषा को जिंदा रखना पड़ेगा, और ये मेरा अकेले का नहीं, देश का हर नागरिक का दायित्व है। क्योंकि व्यक्ति अपनी मां की भाषा में ही सोच सकता है, अपनी मां की भाषा में ही व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है, मतलब एनालिसिस करता है।
तर्क कर सकता है, मतलब लॉजिक इसका डेवलप होता है, इसके आधार पर वो निर्णय लेता है और इसके आधार पर इम्प्लीमेंटेशन की वो योजना बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया मां की भाषा में ही होती है। मगर अब कुछ लोगों की भाषा यहां की नहीं है मां की, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई। मैं तो भारत में जन्मा हूं, तो भारत की भाषाओं की बात करता हूं। ये सब निरर्थक हो अल्लाह करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे आने से पहले, मेरा स्पष्ट मानना है, हमारे आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक हिंदी और अंग्रेजी को सभी भाषाओं के बच्चों पर थोपा था। यूपीएससी की परीक्षा जो आईएएस आईपीएस की थी, वो अन्य भाषा में नहीं आती। 2015 में नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया कि आप तमिल में भी पेपर दे सकते हो, गुजराती में भी दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, मलयाली में भी दे सकते हो। 2020 तक सीएपीएफ की जो भर्ती होती है, इनका पेपर सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाता था, आज 13 भाषाओं में लिखा जाता है। हमने तो तमिल की एंट्री की है, गुजराती की एंट्री की है, मराठी बंगाली की एंट्री भारतीय जनता पार्टी ने की, आपने अंग्रेजी पर छोड़ दिया था। इनके समय के अंदर लोकल स्टेशनों पर लोकल भाषा में अनाउंसमेंट भी नहीं होते थे, वो भी हमने किए। इनके समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग कंपलसरी अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ती थी, हमने उसको स्थानीय भाषा में एंट्री करा दी और आज मध्य प्रदेश में हो चुका है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है, राजस्थान आगे बढ़ चुका है। पूरे के पूरे मेडिकल के कोर्स हिंदी में अनुवादित हो गए। 13 भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाने की व्यवस्था 2026 के पहले हम कर देंगे। तो डीएमके का ये कहना हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये गलत है कि आप लोग? नहीं भाई, मैं देखो, अभी मोदी जी गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि एक भी डीएमके नेता का सिग्नेचर तमिल में हो तो बताओ मुझे। अंग्रेजी में करते हैं। हमारे राज्यों ने तो अपनी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्स का अनुवाद कर दिया है, वो तमिल में शुरू भी नहीं करते हैं जी, और वो तमिल की बात कर रहे हैं। एक गर्म मुद्दा जो कि सिर्फ भारत का ही मुद्दा नहीं है, पूरे विश्व भर का मुद्दा है, वो है टैरिफ का मुद्दा। तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इस वक्त, उसका भारत पर क्या असर होगा, आप ये जरा सा समझाएं। देखिए, असर का आकलन करने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। सिर्फ अकेले भारत पर टैरिफ नहीं डाला गया है, ढेर सारे देशों पर डाला गया है। हमारे कितने ऑप्शन खुलेंगे, अमेरिका में भी हमसे ज्यादा हमारे स्पर्धक है, वो देशों पर टैरिफ डाला गया है, तो इसका असर क्या होगा? हो सकता है कि हमारा सामान ज्यादा भी जा सकता है, कई सारे देशों में हमारे सामान जाने की व्यवस्था भी होगी। बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है, इसमें इतनी जल्दबाजी में इसका असर का आकलन किसी को नहीं करना चाहिए। पैनिक एक जो आ रहा है, आपको लगता है कि भारत में कोई ऐसा पैनिक का कोई वो? नहीं, मुझे लगता है कि देश की जनता ऐसे पैनिक में कभी आती नहीं है। ये थोड़ा मीडियाबाजी होती है तो असर तो होता है, असर नहीं होता है ऐसा नहीं, मगर धीरे धीरे संभल जाएगा। अमित जी, सब लोग जानना चाहते हैं, मेरे कुछ कॉलीग्स ने भी बोला है कि आपसे जरूर पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, सुर्खियों में भी है, मगर कोई नाम निकल कर नहीं आ रहा है। अभी तक तय नहीं हुआ है। बिल्कुल तय नहीं हुआ, तो कितना समय लगेगा? आपकी मुस्कुराहट से मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं बता रहे, नहीं कुछ हुआ छुपा रहे हैं। भाई, 13 करोड़ के मेंबरशिप के पार्टी का अध्यक्ष छिपा नहीं रह सकता ना, तय होगा उसी दिन सार्वजनिक हो जाएगा। वो पर्चा भरेंगे तो तुरंत ही नाम घोषित हो जाएगा। तो समय क्यों लग रहा है अभी तक? तो जी, समय लग रहा है। जी। मुझे याद है एक बार मैंने इनसे ज्यादा सवाल पूछा था कि कितने टिकट बटेंगे, किसको क्या मिलेगा। कहता है जब होगा तो आपको भी बुला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमित जी, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर में आग लग गई, आउट हाउस में आग लग गई, तो उसमें भारी मात्रा में कैश करेंसी बरामद हुई। तो मेरा सवाल यह है कि इस तरह का एक चित्र देश के सामने आया है, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि इसके पीछे क्या कार्यवाही चल रही है, क्या होना चाहिए, कैसे लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि सब देखिए, ठीक है? परंपराओं से जो परंपरा अब तक बनी है,
वो ये है कि जुडिशरी की जांच में इनिशिएटिव अगर हाई कोर्ट जज के लिए कोई मसला खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश ने लेना होता है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है। हमें ये न्यायिक प्रक्रिया पर, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। इसकी रिपोर्ट आएगी तो काफी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने कमेटी बनाने के निर्णय करने में कोई तक देरी नहीं की है और मैं आशा करता हूं कि जल्दी, क्योंकि पूरी जनता भी इसको बहुत गंभीरता से देख रही है, तो जल्दी ही ये कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद ऐसा भविष्य में न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाए वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सार्वजनिक होगा। हम भी राह देख रहे हैं, आप भी राह देखो। एक जुड़ा हुआ सवाल जुडिशरी पर, हायर जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एक सवाल काफी मुद्दा चल रहा है। एनजेएसी की भी बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इस पर आपका व्यक्तिगत क्या मत है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत कोई मत नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक पार्टी से बंधा हुआ व्यक्ति हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है। मेरा मत व्यक्तिगत मैं पार्टी में रख सकता हूं। पार्टी एक निर्णय पर पहुंचती है, फिर पार्टी का मत मेरा मत होता है। इसी तरह से सरकार में भी मेरा कोई व्यक्तिगत मत नहीं होता है। व्यक्तिगत मत जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हो तब मुझे रखना होता है या तो कैबिनेट में रखना होता है। इसके बाहर तो कैबिनेट का जो डिसीजन होता है वही हमारा डिसीजन होता है। परंतु मैं मानता हूं कि इस पर एक नए सिरे से एक बहस ये घटना के कारण खड़ी हुई है। जनता में काफी उत्सुकता भी है। हम राह देखते हैं कमेटी क्या करती है। उससे काफी आप कह रहे हैं उसके बाद बहस होनी चाहिए? नहीं, बहस तो अभी कर ही रहे हो आप। बहस में तो कौन किसको रोक सकता है, परंतु कमेटी क्या रिपोर्ट देती है इसके आधार पर सारी चीजें स्पष्ट हो। जम्मू और कश्मीर की ओर चलते हैं। कल आप वहां पर थे भी। राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा, क्या आपको लगता है? और नई सरकार का कैसे आप आंकलन करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। हमने भारत में दो नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनाई। एक अटल जी के नेतृत्व में बनाई और एक लंबे समय के लिए लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा है। ना हम कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। कल ही मैं रिव्यू करने के लिए गया था। उमर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, भोजन भी किया, बड़े अच्छे से इनकी फोटो भी आई है। जी जी। और हम सभी राज्य सरकारों के साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है इसी का है। परंतु सुरक्षा और अलगाववाद, इस पर हमारा स्टैंड फर्म है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। अभी कठुआ क्षेत्र में कुछ घुसपैठी की घटना जरा सा सामने आई है। इसमें कुछ आपको लगता है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म टाइप के कुछ? नहीं, घुसपैठ तो पाकिस्तान के अलावा रसिया से कैसे हो सकता है? वहीं से हो सकता है और ये तो सालों से कर रहे हैं। मगर देश के जवान बहुत मुस्तैद है, देश की सरकार भी मुस्तैद है। हम यहाँ पर कोई कांड नहीं करने देंगे और करेंगे तो दंडित भी करेंगे उनको। अमित जी थोड़ा इलीगल माइग्रेशन की ओर चलते हैं। ये मुद्दा जो है आपने भी कई बार उठाया है, खासकर बांग्लादेश में जहां तख्ता पलट होने के बाद सर ये बढ़ा है। तो इस पर क्या कदम उठाएंगे कि ऐसा ना हो? इसको हम कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए बंगाल की जनता को विनती करना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये समस्या वहीं से समाप्त हो जाए। इसलिए क्योंकि ममता जी हम पर आरोप लगाती हैं कि भाई बीएसएफ बॉर्डर को देख रही है और आप कैसे घुसपैठ हो रही है और बंगाल से दिल्ली तक, बंगाल से जम्मू तक कैसे पहुंच जाते, भारत सरकार क्या कर रही है। पूरे देश को मालूम है कि बॉर्डर पर फेंसिंग करने के बाद भी लगभग 250 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां फेंसिंग हो ही नहीं सकती। नाले हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, विकट भौगोलिक परिस्थिति है और 400 किलोमीटर बॉर्डर ऐसी है जहां पर
बंगाल सरकार हमें फेंसिंग करने के लिए भूमि नहीं दे रही। अब जिस बॉर्डर में 600 किलोमीटर खुला रह जाए, वहां घुसपैठ का रोकना बहुत दिक्कत होता है। मूसलाधार बारिश में, ठंड में, गर्मी में नदियों के नाले खुले हैं, वहीं से आते हैं, न जाने घने जंगलों से। परंतु मैं एक छोटा सा सवाल देश की जनता के सामने, सवाल और स्पष्टता दोनों रखता हूं। वो आग तो गए देश में, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनका वोटर कार्ड कहां बन रहा है, जिसको लेकर वो पूरे देश भर में उत्तराखंड तक और कश्मीर तक ट्रैवल करते हैं। वो सारा वोटर कार्ड बंगाल के 24 परगना जिले से ही बनता है। हजारों पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से जो दस्तावेज मिलता है, जिला भी नहीं बदलते, इतना बेखौफ हो गए। सभी के फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, वो 24 परगना जिले के। और अब मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, किसकी जिम्मेदारी है? कोई विदेश से आता है, घुस गया, चलिए, इसकी जिम्मेदारी जनता तय करेगी। मगर घुस कर गांव में आया, क्या पटवारी को मालूम नहीं पड़ेगा कि गांव में 25 लोग नए आ गए हैं? क्या पुलिस वाले को मालूम नहीं पड़ेगा? कौन इनका आधार कार्ड बना रहा है, कौन उसका वोटर कार्ड? और वो कहती है आधार कार्ड भारत सरकार की एजेंसी अंततोगत्वा कलेक्टर होता है, जो आपके अधीन है। इलेक्शन कमीशन की भी एजेंसी तो कलेक्टर ही होता है, जो आपके अधीन है। परंतु ये सब इंडिया अलायंस की पार्टियों को उसमें अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। तो इसका समाधान अब आसाम से क्यों बंद हो गया? जी, देखो भाई, समाधान तो हम जरूर ढूंढेंगे, मगर मैं तो इस मंच का उपयोग कर बंगाल की जनता को कहता हूं, इसका एक सरल समाधान है। इस बार कमल फूल की सरकार बना दीजिए, अपने आप समाधान आ जाएगा। क्या लगता है अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? पिछली बार भी बहुत वो था, पर आप लोग सरकार नहीं बना पाए, और लोकसभा के चुनाव में भी धक्का लगा है आपको वहां। देखो भाई, ऐसा है, हमारे 4 मेंबर थे। मैं मीडिया का रुख, जिसमें आप भी आ जाते हो, वो समझाता हूं। हमारे 4 मेंबर थे, 4 से 77 हुए, हमें झटका लगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने 23, सुनो ना यार, जिस कांग्रेस पार्टी ने 27 साल राज करा, ये 0 हो गए, उनको झटका नहीं लगा है। जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने 27 साल राज करा, वो भी 0 हो गए, झटका नहीं लगा है। भाई 4 से हम 77 पहुंचे एक चुनाव में, तो 77 से कितना होता है, जरा गुणाकार करो। सरकार बनती है, और कई सरकार हमने बनाई है। नहीं, 77 तो बहुत बड़ी आपकी वो थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगला चुनाव को अगर देखें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में ज्यादा अपेक्षा थी, कम सीटें आई। स्वाभाविक रूप से कम हुई है, मगर हमने इसके बाद में काफी हमारे संगठन का विस्तार भी किया है, सदस्यता भी की है, ड्राई एरिया में भी सदस्यता करी है, हमारे फुल टाइमर भी निकले हैं, और हम इसको अच्छे से देख रहे हैं। बंगाल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जरूरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना तो जरूरी ही है, परंतु बंगाल देश के लिए भी भाजपा या तो कोई भी राष्ट्रवादी दल जीते, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम बंगाल के पीछे